हावड़ा सदर से इजाज़ अहमद उर्फ लाल भाई एमपी कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वह अपनी जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे 1 जून को होना है। लाल भाई, आपको न्यूज़ डेस्क टीवी और बोलते हुए इंडिया में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप बहैसियत कैंडिडेट और आज़ाद उम्मीदवार, आपकी लड़ाई किससे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो है मैं आवाम तक अपनी बात को पहुँचा पा रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि आवाम के दुआओं का नतीजा है जो आज हम एमपी कैंडिडेट बन के जो है यहाँ पर एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। असल तो लड़ाई हमारे हकूक़ की है। लड़ाई ऐवान पार्लियामेंट में लोग इसलिए भेजते हैं आपको पार्लियामेंट्री बनाकर कि आप जाके उनकी हक़ की बात को वहाँ पर रखें, उनके हक़ाइक़ की लड़ाई लड़ें। बहुत सारे मसाले ऐसे हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए बादशाह सलामत जो है मोदी साहब हर वक्त एक मौजमंद साजिश के तहत जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक साजिश रची जा रही है। बहुत सारे मामला आया है, बाबरी मस्जिद का मामला देख लिए, उसके बाद आप हिजाब के मामला देख लीजिए, ट्रिपल तलाक का मामला देख लीजिए। लेकिन आप देखा गया ये कि कहीं ना कहीं हर वक्त जो है खामोश तमाशाई बने, टीएमसी बैठा रहा वहाँ पर या वॉकआउट कर गया। तो भाई मुसलमानों ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप वॉकआउट कर जाइए या खामोश बैठ रहिए। तो ये सब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी से मिले हुए हैं और एक जो है आपका सेटअप गेम है ये, जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के आप बीजेपी का डर दिखा के उनको वोट लेती हैं और जब उनके खिलाफ कोई साजिश होती है तो आप खामोश बैठे रहते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त संविधान को लेकर बहुत सारे मसाइल हैं। कहा जा रहा है कि अगर इस बार बीजेपी सरकार आ गई तो संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे में आप अगर एज ए पार्लियामेंटेरियन वहाँ पहुँचते हैं पार्लियामेंट, आपकी पहली कोशिश क्या होगी और आपका मुद्दा क्या है? जी, आपको ये मालूम है कि ये सेकुलर देश है, इस संविधान से चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा संविधान बहुत मजबूत है। ये और बात है कि कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए आपको अपना ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी इत्तेहाद को दिखाना पड़ेगा। हर मज़हब के वहाँ पर लोग देखिएगा कि आप नुमाइंदा है, वहाँ पर आप पार्लियामेंट के अंदर भेजा गया है और क्यों ना हम मुसलमानों का भी नुमाइंदा जाए, है 2-4 आदमी, लेकिन वहाँ पर जहाँ 354 एक तरफ खड़ा होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ते हैं। ख़ास करके हम अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप भी अपनी ताकत बनाकर कम से कम 15-20 को भेजें ताकि एक ताकत बन के आपकी आवाज़ बने। इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, आज इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है तो डेवलपमेंट के नाम पे जो है कुछ भी नहीं हुआ, धोखा दिया गया, हमें इस्तेमाल किया गया, हमारे वोट को अपनी जागीर समझा गया है। तो ये सब देखते हुए जो है हमें लगा कि यहाँ खड़ा होना चाहिए और अपनी भाइयों से अपील है कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है यहाँ पर एमपी कैंडिडेट के लिए खड़ा किया गया है और हमारा सिंबल भी है, आपको मालूम ही है कि गैस सिलेंडर के नाम पे, और हमें उम्मीद है कि हमें भारी बहुमत से वोट मिलेगा और ऐवान पार्लियामेंट तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। एमसी कैंडिडेट यहाँ पे जो प्रसून बनर्जी थे वो गुज़श्ता 12.5 साल से यहाँ पे हैं। उनके कामकाज के बारे में अगर हम आपसे सवाल करें कि उनके काम से आप कितना खुश या नाखुश हैं, या उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया, क्या आप आने के बाद वो सब काम करेंगे? काम नहीं करेंगे जहाँ तक सवाल है तो हमें बोलते हुए शर्म आती है कि उन्हें गैरत नहीं ज़रा से भी अंदर में कि आप देख लीजिएगा कि अगर काम किए होते हैं तो घुसरी ऐसा जगह में उनको गो बैक का नारा लगाया गया था। सोचने की बात है कि आपको जहाँ इज्जत मिलना चाहिए था वहाँ ज़िल्लत मिल रहा है। और ये हम सबको सोचना है कि हमने जिस इंसान को 3 बार चुना वो हमारे लिए सही साबित हुआ गलत। आप खुद देखें कि लॉकडाउन का ज़माना गया है, एक बार भी परचून मेरे हिसाब नज़र नहीं आए। दूसरा मामला कि कई बार यहाँ पर दंगा हुआ हावड़ा के अंदर में, जिसका जीता जागता सबूत है कि कभी भी परचून मेरे साहब वहाँ तशरीफ़ नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे बेकसूर जो है जेल को गए, कभी भी उनके बारे में आवाज़ नहीं उठाए। ये सिर्फ दर्शाता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है हम मुसलमानों या ख़ास करके आप जो है अपनी मुफाद के लिए जो है मुसलमानों का वोट को अपनी जागीर समझते हैं और जब वोट का वक्त आता है तो आप आते हैं, नहीं तो फिर आप गायब हो जाते हैं। आप बहैसियत समाजी खिदमतगार लोकल में बहुत फेमस हैं। आपको क्या लगता है कि एमपी सीट के लिए जिसमें 7 एमएलए सीट आती है, आपकी पहुंच और रसाई वहां तक है उस लेवल पे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसा कि मालूम ही है कि बाईपास के अंदर अल्लाह ने हमसे काम लिया और ये कहीं ना कहीं उन गरीबों को दुआएं हैं जो हर एक इंसान तक पहुँचेगी और दुआ में बहुत ताकत होती है, याद रखिएगा। और इसी ताकत के बिना जो है लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है अपने भाइयों से और बहनों से कि भारी बहुमत के साथ जो है गैस सिलेंडर के इंसान पे 20 तारीख के दिन बटन दबाएंगे
और जो है इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है हमारी कदम चूमेगी और ऐवान पार्लियामेंट तक इंशाअल्लाह जाएंगे। आप अपने वोटरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने वोटरों को खासकर यही कहना चाहते हैं कि आपने तो कई बार देखा, कई बार तो वोट उन्हें दिया और आपके सामने सारा आशियाना सामने आपका है, देख लीजिए क्या है हालात कि डेवलपमेंट के नाम पे आपको धोखा दिया गया। ऐवान पार्लियामेंट में खामोश रह के कहीं ना कहीं साबित किया गया कि वो आपके दोस्त नहीं, आपके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। अब तो कम से कम इस बात को समझना है कि आपका अपना भाई बेटा अपना दोस्त आपके सामने है। इस बार जो है आप हमें भी आजमाइए, याद रखिए इंशाअल्लाह ताला आपके बातों में आपके कामों में खरा उतरेंगे और जो आपकी आवाज़ को जो ऐवान पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह गूंजेगी। इस बार आपको क्या लगता है कि बंगाल से कितने सीट बीजेपी और टीएमसी को मिलने जा रही है? जी, जैसा कि आपको मालूम है पिछली दफ़ा 18 सीट ममता बनर्जी साहिबा ने थाली में परोस के बीजेपी को दे दिया था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि उनका एक और भी प्लान है इसी तरह से। तो हमें लगा कि अगर बीजेपी को रोक सकता है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ताकत को उठाना पड़ेगा। उसी ताकत को बन के हम उठे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो हावड़ा को तो कम से कम सेव रख पाए बीजेपी से हम लोग, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस वक्त हावड़ा में अगर बात किया जाए कि वोटर्स कितने हैं और उसमें औरतें कितनी हैं और मर्द कितने हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यहाँ वोटर का जो परसेंटेज है बहुत कम परसेंटेज में वोट होता है। तो इसके लिए खास कर हम गुजारिश करना चाहते हैं और खासकर अपनी माँ बहनों से कि इस बार जो है अपने घरों से निकल कर वोट दें। वोट तो आपकी ताकत है, खूबसूरती है हिंदुस्तान की, और आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुन पाएँ, आप अपनी बात को ऐवान पार्लियामेंट तक पहुँचा पाएँ, आप अपनी काम को करा पाएँ। तो आपका वोट जो है आपके मुस्तकबिल को तय करता है। आपने जो दर्शा है वो आने वाला नस्ल नाश है, इसलिए सही कैंडिडेट को चुने और जो है ये फैसला जो है आपका जो है आपके हक में ही होगा। 2014 के बाद मुसलमान जो है हिंदुस्तान में खौफ और डर के माहौल में जी रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों के लिए कोई भी जो कैंडिडेट हैं दूसरे पार्टी के, वो वक्त पे आके खड़े नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यूपी की बात हम अगर करें तो वहाँ आए दिन बुलडोजर चलती रहती है। तो ऐसे हालात में मुसलमान इतने सहमे और डरे हुए हैं कि पार्लियामेंट में उनके हक़ की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। क्या एजाज अहमद वहाँ जाएंगे तो उन मुसलमानों के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी मुसलमान डरा हुआ नहीं है और नहीं डरता है मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। रही बात कि ऐवान पार्लियामेंट में जो एक साजिश चल रही है, जो बीजेपी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग कर रहा है, ये हम सबके सामने है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ऐवान पार्लियामेंट में हम जैसा कि आपको कहें कि हर मज़हब के लोगों ने अपने अपने लीडर को चुन के भेजा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ताकत को मुजाहरा करना है। आप अपने कैंडिडेट को चुन के भेजेंगे, अपने दरमियान अपने भाई को चुन के भेजेंगे तो वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आपके साथ जो है संविधान जैसा है, संविधान सबके लिए, तो आप संविधान के दायरे में रह के वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री के हिसाब से आप लड़ाई करेंगे और आपकी हक बात सुनी जाएगी या रखी जाएगी इंशाअल्लाह। आपका हावड़ा सदर में जो जिनके खिलाफ आप खड़े हुए हैं, किससे आपको ज़्यादा खतरा है? ये एक सिक्के के दो पहलू है। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बैठे, दोनों के दोनों, दीदी दादा जो है दोनों एक है, दोनों का प्लान एक है। आप आरएसएस की एक तरफ तारीफ़ करती हैं, दूसरी तरफ से आज से 20-25 साल पहले जो है आप बीजेपी को लेकर यहाँ खुद आई हैं और मामला ये देखिए कि अगले बार जो 18 सीट जो है आपने बीजेपी को दे दिया था। तो ये सब दर्शाता है कि दीदी कहीं ना कहीं जो है आप टाइप है। ठीक है, ये हम जानते हैं। आपको साबित करने के लिए यही काफ़ी होगा कि आपके कैंडिडेट को जो है यहाँ पर जो है नकारा जा रहा है। आज हालात देख लीजिए हावड़ा के अंदर में कि बहुत सारे कैंपेनिंग हुए हैं, वहाँ पर देख लीजिए कि आपके कैंडिडेट का क्या हाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको मुसलमानों को वोट से मोहब्बत है, आपको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है। इसका एक हम जीता जागता मिसाल दे रहे हैं कि हम गए थे अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जिसमें फ़ाइल के अंदर 10 लोगों को सिग्नेचर किया जाता है। वहाँ पर हमारा 7 मुस्लिम भाई होता है, 3 हिंदू भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेकुलर की मिसाल दिए। वहीं पर आपका पोर्सुनमेरी साहब जा रहे हैं तो उनके पास 10 का 10 जो है हिंदू भाई जो है उनके पास जाके सिग्नेचर कर रहे हैं। क्या आपके पास एक भी मुस्लिम ऐसे लोग नहीं जो आपके साथ नॉमिनेशन फाइल करने जाए? तो ये चीज़ तो हमारे भाइयों को समझना पड़ेगा कि क्या हम झंडा डंडा और दरी बिछाने के लिए हैं, उस मुकाम पे खड़े होने के लिए है जहाँ पर इज़्ज़त का मुकाम बख्शा जाए। तो ये आपको समझना है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार बाखूबी आप वोट के जरिए इसका जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी मुसलमान में रखना चाहती हैं? बिल्कुल सही बात है। इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अगर सीए का डर दिखाती हैं तो जब सीए का मामला आया तो आप वॉकआउट क्यों कर गई? आपको तो लड़ना चाहिए तो उसके खिलाफ ऐवान पार्लियामेंट में। ये सारा मामला है आपके सामने। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लोग काम तो करते नहीं, सिवाय जब वोट आता है तो उस वक्त आके जो है वोट का दावेदार बन जाते हैं। आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी एरिया के अंदर में आप देखिए कोई डेवलपमेंट नहीं है,
कोई स्कूल नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई मैदान नहीं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं। तो भाई आपको चुना किस लिए गया है, किस लिए आपको दिया गया है ये दर्जा कि आप हमारी सारे काम को करेंगे। तो ये सारी चीज़ें में आप फेलियर हैं बोल के इसी चीज़ का डर दिखा के, आप बीजेपी का डर दिखा के वोट को मुसलमान का हासिल करें। मणिपुर के तरह हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं संदेश खाली में एक माहौल इस तरह का बनाया गया है जिससे लोग सहमे और डरे हुए हैं। आप संदेश खाली के मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत शर्मनाक वाक़या है। शर्म की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पावर, पूरा हालात ऐसा है, उसके बावजूद जो है उनके लोग ऐसे काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो बोलिए हमको मालूम नहीं है। बाद में वो एक्शन पे उतरती हैं। ये तो एक्शन आपको लेना चाहिए था, जो एक्शन बाद में हुआ तो पहले लेना चाहिए था। तो ये सब चीज़ खुला आम है कि ये गुंडागर्दी का आम है। अभी देख लीजिए कि आप लड़ाई कर रहे हैं कैंडिडेट बनकर इंडिपेंडेंट से, कहीं ना कहीं आपका दबाव दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, धमकाया जा, डराया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान जो है अल्लाह से डरने वाले हैं। आप लाख रोकिए लेकिन हम अपने मैदान में जो है इस्तकामत के साथ जमे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला फैसला अल्लाह हमारे हक़ में देगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें लगभग 26,000 टीचरों की जो बहाली हुई थी उसे रद्द कर दिया गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? टीएमसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट को आप किस निगाह से देखते हैं? हाई कोर्ट का फैसला को हम सलाम करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है इंसाफ की जीत हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि टीएमसी का ये एक कट्ठा चिट्ठा खुल रहा है कि किस तरह से वो मिली भगत करके जो है इस तरह से बंगाल के जिसको हकूक़ होना चाहिए था उसको हकूक़ छीन कर दूसरों को दिया जा रहा है। ये अफसोस की बात है कि हम तो आपको इंसाफ परस्त जो है बादशाह समझते हैं, लेकिन तो आप तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ में। आने वाले वक्त में जो है आवाम इसका जवाब वोट के जरिए इंशाल्लाह देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2024 में सेंट्रल में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सेकुलर की सरकार, आवाम की सरकार, इंसाफ परस्ती की सरकार। इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसका पूरा होगा और आवाम जो फैसला लेगा उसको हम सलाम करेंगे। क्या आप राहुल गांधी को पीएम के हैसियत से एक्सेप्ट करेंगे? वो तो आवाम का फैसला होगा, हमारा फैसला कहाँ से होगा। आवाम जिसको चुनेंगे उसको हम बैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे अयाज अहमद साहब और उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा और ये कहा कि हिंदुस्तान में जो हालात हैं, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अगर बदलना है तो आपको ऐसे लीडर को चुन के लाना होगा जो वो आपके लिए काम कर सके। शुक्रिया।